आप सभी का स्वागत है। क्विक रिव्यू ऑन रिसर्च एमसीक्यूज फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आपके जो भी एग्जाम्स हो, रिसर्च जो सब्जेक्ट है वो अगर आप पढ़ते हैं, बेसिक जो आपके टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। आज हम 20 क्वेश्चंस के साथ में क्विकली रिव्यू करेंगे और जहां समझने की जरूरत होगी हम कोशिश करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले और हम लोग जल्दी से समय नहीं वेस्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्सिंग रिसर्च इज बेस्ट डिफाइन एज। नर्सिंग रिसर्च को बहुत अच्छे तरीके से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो नर्सिंग रिसर्च यहाँ पहला ऑप्शन कह रहा है केयर ऑफ पेशेंट यूजिंग नर्सिंग स्किल्स। नर्सिंग स्किल्स के द्वारा आपको आपके मरीज की केयर करना रिसर्च है नर्सिंग। दूसरा जो ऑप्शन है कहता है सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डेवलप नर्सिंग नॉलेज। सी ऑप्शन कलेक्शन ऑफ हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। और ऑप्शन नंबर डी ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट बिहेवियर। इन चार ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना और आपको देखना है कि नर्सिंग रिसर्च की बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी। तो इसका जो सही जवाब जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डेवलप नर्सिंग नॉलेज। रिसर्च का मतलब ही अपने आप में होता है सर्च अगेन। सर्च अगेन, सर्च अगेन मतलब दोबारा से उस चीज को खोजना। किस चीज को खोजना? न्यू नॉलेज, नए नॉलेज को, नए कंसेप्ट को, नए स्किल्स को कैसे खोजना? जहां भी सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस आता है उसी का मतलब होता है आपका क्या? रिसर्च। ठीक है, तो सिस्टमैटिक इंक्वायरी डेवलप नर्सिंग नॉलेज। नर्सिंग नॉलेज को गेन करने के लिए सिस्टमैटिक इंक्वायरी आपकी नर्सिंग रिसर्च कहलाएगी। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज। रिसर्च प्रोसेस का सबसे पहला, देखिए कोई भी काम हम करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। यहाँ पर यदि आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो रिसर्च प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप होगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। फर्स्ट डेटा कलेक्शन, बी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और डी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। चार ऑप्शन को देखिए, बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने रखे हुए हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का वो डाटा कलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन को गैदर करना, जानकारी को इकट्ठा करना। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाना ये भी नहीं होगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस का जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च का मतलब क्या होता है कि नई चीजों को आपको दोबारा से क्या करना? सर्च करना, दोबारा से आपको नई चीजों को खोजना। तो आप कैसे खोजोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? आपके पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए जिसको आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं, जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होती है। उसी रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपको रिसर्च किसके ऊपर करना है। एक रिसर्चर जो है वो हवा में बातें नहीं करता है, वो क्या करता है? सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का फॉर्मुलेशन करेगा और सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम बन जाने के बाद ऑब्जेक्टिव का फॉर्मुलेशन होगा। स्मार्ट वे में हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बनने के बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे और उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हमारा रिसर्च प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है इट विल बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आ हाइपोथेसिस इज। हाइपोथेसिस क्या है ना? हाइपोथेसिस यदि आपने प्रीवियस मेरी रिसर्च का जो हम लोगों ने वीडियो बना के आपको दिया है, अगर वो देखा होगा तो थोड़ी समझने में आपको आसानी हो जाएगी, और नहीं भी देखा तो अभी सुनिए कि हाइपोथेसिस क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो पहले ऑप्शंस को देख लीजिए। अ प्रूवन फैक्ट, अ रिसर्च रिपोर्ट, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल और ऑप्शन नंबर डी अ रिसर्च टूल। प्रूवन फैक्ट मतलब प्रमाणित कोई कथन है या फैक्ट है, जो सच्चाई है, तथ्य है, उसको प्रमाणित किया गया, वो हाइपोथेसिस है क्या? तो नहीं। रिसर्च रिपोर्ट जो रिसर्च की है उसके बाद जो आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाए, जो मैन्यूस्क्रिप्ट बनाई है, वो हाइपोथेसिस है क्या? बिल्कुल नहीं। रिसर्च टूल, रिसर्च टूल क्या है? जो डेटा आपको कलेक्ट करना है आपके सैंपल से, वो डेटा कलेक्ट करने के लिए आपने किस तरह से टूल्स बनाए हैं, किन चीजों का इस्तेमाल किया है, वो रिसर्च टूल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, या टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, है ना? वेरिएबल्स जो भी रिसर्च होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम देखते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स के बीच में टेंटेटिव, मेजरेबल, प्रिडिक्टेटिव जो स्टेटमेंट होते हैं जिनको कि आप प्रूव करते हैं, वो क्या होते हैं? हाइपोथेसिस। तो हमेशा याद की रखिएगा, हाइपोथेसिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच का एक रिलेशनशिप, ये हाइपोथेसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। विच वेरिएबल इज द कॉज इन अ स्टडी। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई कौन सा वेरिएबल जो होगा जिसे हम कॉज भी कह सकते हैं, जो कॉज होगा आपकी स्टडी में, कौन सा वेरिएबल होगा जो आपकी स्टडी में कॉज कहलाएगा। ठीक है, तो यदि हम वेरिएबल्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट इसके ऑप्शंस पे क्या देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल, बी एक्सट्रेनियस वेरिएबल, सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डी इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब आप ध्यान से इन वेरिएबल्स के ऑप्शंस को पढ़िए और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वेरिएबल जो है वो आपका कॉज
कहलाएगा आपकी स्टडी में, ठीक है। तो यदि हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स डिफरेंसेस होते हैं, अंतरों को हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। तो यदि हम देखते हैं यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल एक दिया है, एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल दिया है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है और आपको एक इंटरवेनिंग वेरिएबल दिया है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे समझने के लिए, आप कोशिश करना है इससे समझने की कि हार्ड वर्क गेट गुड रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हैं, हार्ड वर्क गेट गुड रिजल्ट। यदि कोई व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, कड़ी परिश्रम करता है, तो उसको रिजल्ट कैसा मिलता है, अच्छा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो वेरिएबल देख रहे हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है आपका हार्ड वर्क, दूसरा वेरिएबल है गुड रिसर्च, ठीक है। तो गुड रिसर्च है वो क्या है आपका, वो आपका इफेक्ट है, और जो आपका हार्ड वर्क है वो क्या है, आपका कॉज है, ठीक है। तो कॉज आपका जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा आपका कॉज कहलाएगा, जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब उस कॉज का काम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। हार्ड वर्क करेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, जिसको मीडिएटिंग वेरिएबल भी कहा जाता है, देखिए सिंपल आपके दो वेरिएबल्स है यहाँ पे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपको क्या है, वो आपका इफेक्ट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको क्या है, कॉज है। हार्ड वर्क गेट गुड रिजल्ट है ना, हार्ड वर्क करने से गुड रिजल्ट मिलेगा। ये दोनों चीजें आपको समझ में आई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटरवेन करने वाला, इन लोगों के बीच में आने वाला वेरिएबल क्या कहलाएगा, ठीक है। देखिए हार्ड वर्क, जरूरी नहीं है कि सब जो हार्ड वर्क करते हैं उनको सफलता मिले, जरूरी नहीं है कि हर जो हार्ड वर्क करता है उसको गुड रिजल्ट मिले, ठीक है। तो कैसे ये इंटरवीन करेगा, ये कैसे ये मीडिएट करेगा, इसमें ऐसे करेगा कि हार्ड वर्क, ठीक है, वो सही सही है, वो जो है वो हार्ड वर्क इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो सही है, वो कॉज सही है। लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ कैसा वर्क होना चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो अब जब स्मार्ट यहाँ पर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्मार्ट वर्क। कोई बच्चा यदि 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है अच्छे रिजल्ट के लिए, तो जरूरी नहीं जो बच्चे ने 10 घंटे पढ़ा है उसका इफेक्ट उसको अच्छे रिजल्ट के तौर पर ही मिले। पर वही बच्चा जो 5 घंटे पढ़ रहा है लेकिन वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, उसको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर हार्ड वर्क और गुड रिजल्ट के बीच में जो एक चीज काम कर रही है, जो एक चीज मीडिएट कर रही है, वो कौन सी है, आपकी स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क जो हो गया वो आपका यहाँ पर इंटरवीनिंग, मतलब क्या करना, मीडिएट करना, या दो चीजों के बीच में आना, ठीक है। तो इस चौथा यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको एक्सट्रीनियस वेरिएबल। तो जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल होता है, क्या कैसे होता है, नॉट पार्ट ऑफ योर स्टडी, उसका कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं था आपकी स्टडी से, आपको स्टडी करना था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की, मीडिएटेड वेरिएबल बीच में आ गया, उसने इंटरवीन किया, ठीक है। एक्सट्रीनियस वेरिएबल मतलब बाहर से आया है आपकी स्टडी के अंदर में, ठीक है। जैसे कि आप क्या देख रहे थे, सबसे पहले आपने क्या देखा था, हार्ड वर्क गेट गुड रिजल्ट, दो चीजें देख रहे थे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, बीच में आ गया, इंटरवीन कर गया, कौन, आपका स्मार्ट वर्क, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रेनियस वेरिएबल मतलब जो आपके रिसर्च का पार्ट ही नहीं था, स्टडी में आप बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, लेकिन कहीं से वो आ गया कि जो बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है, अच्छे रिजल्ट को अचीव करने के लिए, उसको कोई हेल्थ इश्यू हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, या लंबे समय तक वो बीमार रहा, या किसी कारण से वो स्टडी में नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये वेरिएबल नहीं था लेकिन ये बाहर से कहीं से आ गया, इट इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है। तो अब आपको यहाँ ये बताना है कि इस चारों में से कौन सा कॉज होगा, ठीक है, कौन सा कॉज होगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट होता है, एक्सट्रेनियस बाहर से आता है, इंटरवीनिंग वेरिएबल जो होता है वो इंटरवीन करता है, दो चीजों के बीच में आता है, इंटरव्यून करता है, उसको प्रभावित करता है, ठीक है। तो अब इसका जवाब देने में शायद आपको आसानी होगी, तो बिल्कुल सही इसका जवाब जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो कॉज होता है, जो इफेक्ट को क्या करता है, लेकर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। विच टाइप ऑफ रिसर्च फोकसेस ऑन न्यूमेरिकल डेटा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कब हम न्यूमेरिकल डेटा को यूज करते तो उस रिसर्च को हम कौन सा रिसर्च का टाइप कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखिए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक्सप्लोरेटरी या हिस्टोरिकल। इसमें आपको जवाब देना है, आप लोग अपने ऑप्शंस पढ़िए, कोशिश कीजिए जवाब देने की कि न्यूमेरिकल्स वैल्यू हमको मिलती है तो वो कौन सा रिसर्च होता है। क्वालिटी होगा, क्वांटिटेटिव होगा, क्वांटिटी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एक्सप्लोर मतलब एक्सप्लोर करना, उस चीज को और ज्यादा वृहद रूप में करना, हिस्टोरिकल आपको पता है इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसका जो सही जवाब जाएगा, जब हम किसी चीज को काउंट कर रहे हैं, जहां पे नंबर्स हमारे आ रहे हैं, वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प्स द रिसर्चर टू। देखिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, कलेक्ट डेटा, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ स्टडी, एनालाइज रिजल्ट, राइट कंक्लूजन। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है एक रिसर्चर को किसमें मदद करेगा, डेटा कलेक्शन में मदद करेगा क्या, या जो रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करने में मदद करेगा, या जो कंक्लूजन है आपको कंक्लूड करना है आपके रिसर्च वर्क को, वो लिखने के लिए मदद करेगा क्या,
या आपका जो काम है या जो आप करना चाह रहे हो वो काम को डुप्लीकेसी होने से बचाएगा, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ द स्टडी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है, प्रीवियसली ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है जो फैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है उनके ऊपर में फिर से रिसर्च यदि आप कर रहे हैं तो वो रिसर्च ऑलरेडी, जैसे मैंने एक रिसर्च करी है और सेम वही रिसर्च आप करेंगे, वही चीज आपको मिलेगी, तो फिर इसका आउटकम का क्या फायदा होगा? ये तो सीधे सीधे डुप्लीकेसी हो जाएगी कि किसी रिसर्चर ने रिसर्च किया और सेम रिसर्च मैंने भी कर ली। तो जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कौन सी न्यू न्यू थिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो रिसर्च में जो ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें वो चीजें नहीं मिली हैं। हम डेटा कलेक्शन के प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम सेटिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम सैंपल्स को बढ़ा सकते हैं, हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जिस हम अलग अलग कर सकते हैं। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है नॉलेज उसी को लेकर आना, ये रिसर्च में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो रिसर्च में जब भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है तो जो डुप्लीकेशन है स्टडी का उससे हम बच सकते हैं, एक रिसर्च उससे बच सकता है। तो इसका जो सही जवाब जाएगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर विल हेल्प अ रिसर्चर टू अवॉइड डुप्लीकेसी ऑफ द वर्क और डुप्लीकेशन ऑफ स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच सैम्पलिंग टेक्निक गिव्स इक्वल चांस टू ऑल सब्जेक्ट। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है जो सारे लोगों को, सारे सब्जेक्ट्स को, जितना लोग है, जितनों को आपने सिलेक्ट किया है जो आपका है उसको इक्वली चांस देगा आपके रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, पर्पसिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग मेथड से और सैम्पलिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन हमारा दूर होता है जब हमको पता चलता है कि कौन सी जो मेन टेक्निक्स है सैम्पलिंग की वो होती है, कौन सी टेक्निक है जो हम जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो मेनली जो सैम्पलिंग की जो टेक्निक है वो है दो प्रकार की, है ना, प्रोबेबल सैम्पलिंग टेक्निक है और नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग टेक्निक है। तो आपको यहाँ पर पहचान हमको देखना है कि प्रोबेबल में क्या होता है, नॉन प्रोबेबल में क्या होता है। ठीक है, प्रोबेबल सैम्पलिंग टेक्निक में जितने हैं ईच एंड एवरी पार्टिसिपेट्स विल गेट द इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च स्टडी, है ना, जितने लोग हैं उनमें सबको क्या होगा, इक्वली चांस मिलेगा पार्टिसिपेट करने, उनकी संभावना है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होता है जहां पर इक्वली सबको चांस नहीं मिलेगा, वो नॉन प्रोबेबल हो जाएगा कि वहां संभावना ही नहीं है कि सबको वो क्या करे, ले ले। अब ये यहाँ से पूछ रहा है और कि इक्वल चांस टू ऑल सब्जेक्ट कौन से सैंपलिंग में मिलेगा, तो यहाँ पर नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग टेक्निक के भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं और प्रोबेबल के भी दिए हुए हैं। तो आपको मैंने बताया कि प्रोबेबल में सबको चांस मिलता है, सबको सैंपल में इक्वली चांस मिलता है प्रोबेबल में, और नॉन प्रोबेबल में इक्वली चांस नहीं मिलता है। तब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रोबेबल है और कौन सी नॉन प्रोबेबल है। तो पर्पसिव सैंपलिंग एक पर्पस के साथ की गई है, कन्वीनियंस सैंपलिंग रिसर्चर ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किया है, स्नोबॉल सैंपलिंग नहीं है। तो यहां पर जो ए, बी और सी है ये नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग टेक्निक के एग्जांपल्स हैं। सी जो आपका है ये है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसमें सभी को क्या करे, इक्वली चांस मिलेगा पार्टिसिपेट करने के लिए रिसर्च में, जो कि आपकी प्रोबेबल सैंपलिंग टेक्निक का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर जाएगा कि सिंपल टेक्निक, सैंपलिंग टेक्निक गिव्स इक्वल चांस टू ऑल सब्जेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन, रिलायबिलिटी ऑफ अ टूल रिफर्स टू। ठीक है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रिपीटेटिव फॉर्म में पीवाईक्यू यदि उठा के देखे तो पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रिलायबिलिटी क्या है ना, रिलायबिलिटी ऑफ अ टूल्स, टूल्स कितने रिलायबल है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन पे जल्दी से देख लेते हैं, एक्यूरेसी है, कंसिस्टेंसी है, एप्लीकेबिलिटी है, वैलिडिटी है। इनमें से आपको बताना है कि रिलायबिलिटी ऑफ अ टूल्स रिफर्स टू इट्स, एक्यूरेसी से रिफर करेगा क्या? तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, मतलब शुद्धता, एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो रिलायबिलिटी है क्या एक्यूरेटी, एक्यूरेसी देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, सेम स्टैंडर्ड एंड सेम ओपिनियंस, है ना, मतलब बार बार करने पर भी सिमिलर ही रिजल्ट मिले, बार बार किसी चीज को टेस्ट करने पर भी, मतलब कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, लगातार इस्तेमाल होने पर भी जो रिजल्ट है वो एक सा मिले, उसमें शुद्धता बनी रहे, इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। अब एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या होता है, सुटेबल फॉर पर्टिकुलर केस, कि कहाँ पर कौन सी चीज अप्लाई करना है। जिस ताले की चाबी है उससे वही चाबी से वही ताला खुलेगा जो उस ताले की है, कोई और चाबी से आप उसको नहीं खोल सकते। तो वो एप्लीकेबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा हो ना, कि जो सुटेबल है पर्टिकुलर केस के लिए वो वहीं पर सूट होगी, उसको हम कहीं और नहीं रख सकते। वैलिडिटी की हम बात करते हैं तो वैलिडिटी क्या है, यथार्थता है ना। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे एक थर्मोमीटर है, एक थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर इज सपोज टू मेजर ऑलवेज टेम्परेचर, थर्मोमीटर से हम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बॉडी का हम असेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर नहीं कर सकते। तो वैलिडिटी का मतलब ये होता है, ठीक है, वो कितना वैध है। अब रिलायबिलिटी आपको बताना है कि रिलायबिलिटी का यहाँ पर
एक टूल की रिलायबिलिटी किससे रिफर करती है? क्या वो वैलिडिटी है, क्या वो एप्लीकेबिलिटी है, क्या वो कंसिस्टेंसी है, या वो एक्यूरेसी है? ठीक है, तो रिलायबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है कि सिमिलर रिजल्ट बार बार करने से ही सिमिलर रिजल्ट आना है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है। और कंसिस्टेंसी, जब भी रिलायबिलिटी की बात आए तो बस एक ही शब्द आपके दिमाग में आना चाहिए कि रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी। यदि एक बार किसी चीज से आपने कोई चीज मेजर की है, फॉर एग्जांपल आपने स्फेग्नोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेजर किया है, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, वो उसके लिए बिल्कुल रिलायबल है, वो कंसिस्टेंसी में उसका क्या देगा, उसको उसका मेजरमेंट या उसकी वैल्यू आपको देगा। तो रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी दोनों चीजें साथ में चलती हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब जाएगा आपका, रिलायबिलिटी ऑफ अ टूल रिफर्स टू इट्स कंसिस्टेंसी। कुछ भी करो आप, कितने भी बार इस्तेमाल करो, वो रिलायबल है उस चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन बनता है विच स्टैटिस्टिकल्स मेजर शो सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है कि किस में, कौन से स्टैटिस्टिकल्स जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी को दर्शाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन दर्शाएगा, रेंज, मीन या वेरिएंस। तो हमको पता है, बहुत सिंपल है, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। जब भी आप सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो वहां पर आपका औसत मान मीन मीन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, वैलिडिटी इज रिसर्च टू, रिसर्च टूल मीन्स है ना, जैसे मैंने अभी रिलायबिलिटी बताया, तो वैलिडिटी अब देखना, इट गिव्स सेम रिजल्ट एवरी टाइम, इट मीन्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर्स, इट इज इजी टू यूज, और इट इज इनएक्सपेंसिव। अब आपको इसका जवाब देना है ना, तो इसका जवाब जाएगा आपका, इट गिव सेम रिजल्ट एवरी टाइम। नहीं, ये तो रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी हो गया कि हर बार ये सेम ही रिजल्ट देगा, तो ये तो नहीं है। इट इज इजी टू यूज, क्या ये आसान करने, इस्तेमाल करने में आसान है? इसका जवाब बिल्कुल इससे बैठ नहीं रहा है। इट इज इनएक्सपेंसिव, क्या ये महंगा है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब जाएगा कि किसी चीज को मापने के लिए क्या चीज है, वही है। ठीक है, इट मीन्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। थर्मामीटर से सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हो, बीपी एपरेटस से आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो। ठीक है, और ग्लूकोमीटर से सिर्फ आप ब्लड का ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हो। तो जो चीज जिसके लिए वैलिड है, आप उसको वहीं पर इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बीपी एपरेटस से ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर लो। ठीक है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब जो चीज जिससे मापना है वो वहीं पर उपयोग हो, इट इज कॉल्ड वैलिडिटी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच रिसर्च डिजाइन कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट। कौन सी जो रिसर्च डिजाइन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है? डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल और सर्वे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जिसमें एक्सप्लोरेटरी फॉर्म में रिसर्च स्टडी होती है, व्हाई, हाउ, है ना, वेयर। ठीक है, ये व्हाट, तो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जिसमें, जैसे सर्वे है उसका, है ना। तो ये तो दो चीज आपने देख ली। हिस्टोरिकल भी है ना, वो नहीं है। लेकिन जब हम किसी चीज को प्रयोगात्मक दृष्टि पर देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल करने पे हम लोग फोकस करते हैं, और उसके जो रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट कैसा माना जाता है? इट्स कंसिडर स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। Experimental research design consider the strongest research design. Next question, question number 12, pilot study is conducted to. Pilot study क्यों की जाती है? टेस्ट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, फाइनलाइज रिजल्ट, रिजल्ट्स को फाइनलाइज करने के लिए, टेस्ट फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी, जो स्टडी हुई है उसकी फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए, और पब्लिश फाइंडिंग्स, जो भी फाइंडिंग्स आपके थ्रू आउट यू गेट योर रिसर्च वर्क, तो उसको पब्लिश करने के लिए आपको पायलट स्टडी करना है क्या? नहीं। पायलट स्टडी करने के क्यों की जाती है? तो टेस्ट फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी, है ना। हाइपोथेसिस चेक करने के लिए स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज है, वो टेस्ट है जिनसे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। फाइनलाइज रिजल्ट हम फाइनलाइज करते हैं, हमारा पूरा जो भी हमारे को डेटा मिलता है, हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंशियल सारा कुछ करके लास्ट में हमको जो कुछ मिलता है वो हमको फाइनलाइज करना है। पब्लिश फाइंडिंग्स, जो भी फाइंडिंग्स हमको मिली है हमको उसको पब्लिश करना है। वो पब्लिश, इसके लिए हमको पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, साइंटिफिक प्लेटफॉर्म यदि हमको मिलता है, या इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में पब्लिश कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, बी और डी, पायलट स्टडी इसके लिए नहीं की जाती है। पायलट स्टडी इसलिए की जाती है, जो कुछ भी आपने डिजाइन लिए, टूल्स बनाए हैं, डेटा कलेक्शन जो अभी कर रहे हो, वो कितना फिजिबल है, आपकी स्टडी कितनी फिजिबल है ना। तो फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉसिबल, वर्केबिलिटी और प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, कोई चीज को आपने बना लिया, पर क्या सचमुच में वो वर्क करेगी या नहीं करेगी? तो बड़े स्तर पे करने से पहले उसको छोटे लेवल पे करना पायलट स्टडी इसलिए की जाती है, ताकि वो आपके जो टेस्ट है, जो भी चीजें आपने तैयार किए हैं, वो प्रैक्टिकेबल कितनी है उसको असेस करने के लिए, है ना। मतलब कितना वो, उसकी वर्केबिलिटी कितनी है उसको चेक करने के लिए पायलट स्टडी की जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है, जहां पर सबको इक्वली पार्टिसिपेट करने का चांस नहीं मिलने वाला है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग
या कन्वीनियंस सैम्पलिंग, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सब प्रोबेबल सैम्पलिंग टेक्निक्स है। लेकिन नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग टेक्निक, जहां पर सबको पॉपुलेशन में इक्वली चांस नहीं मिलेगा रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए, नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग टेक्निक है। और उसका यहाँ पर जो उदाहरण है वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने सैंपल को क्या करेगा, चूज करेगा, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 14, विच एथिकल प्रिंसिपल प्रोटेक्ट्स पार्टिसिपेटर फ्रॉम हार्म। जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको कौन सा एथिकल प्रिंसिपल किसी तरह की हानि नहीं होने देगा। तो पहला ऑटोनॉमी, सेकंड बेनिफिशियंस, थर्ड जस्टिस और फोर्थ कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी रिसर्च में आपके सैंपल है, जिनसे भी आपने इंफॉर्मेशन ली है, जिनसे आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं भाई, उससे हम बेनिफिशियंस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच टूल इज कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो प्रकार की रिसर्च हमने डिस्कस किए हैं इसके पहले भी। क्वांटिटेटिव जहां पे न्यूमेरिकल्स वैल्यूज होती हैं, क्वालिटेटिव जहां पर ओपिनियंस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उन पर बात की जाती है। तो जब आपको किसी का ओपिनियन लेना है, कोई फैक्ट्स के ऊपर में आपको बात करनी है, तो हम न्यूमेरिकल से तो नहीं निकाल सकते। तो क्वालिटेटिव में आप कौन सा टूल यूज करेंगे, क्वेश्चनर, सवाल पूछेंगे, रेटिंग स्केल रेट करेंगे आप, इंटरव्यू आप उनसे साक्षात्कार करेंगे, चेकलिस्ट आप चेकलिस्ट बनाएंगे। तो आपको बताना है, ठीक है। जब भी हमको किसी चीज का नॉलेज देखना रहता है, किसी का एटीट्यूड देखना रहता है, प्रैक्टिस में वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही देखना रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम रेटिंग स्केल डेवलप करते हैं, हम चेकलिस्ट बनाते हैं, हम क्वेश्चनर्स को बनाते हैं, ठीक है। तो इनसे हमको न्यूमेरिकल डेटा मिल जाता है, संख्यात्मक हमको जानकारी मिल जाती है। लेकिन जब हमको क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल यदि हमको एआई का नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस को असिस्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेश्चनर भी बनाएंगे, रेटिंग स्केल भी बनाएंगे, चेकलिस्ट भी बनाएंगे। लेकिन यदि हमको क्वालिटी मतलब किसी का ओपिनियन लेना है कि एआई कितना जरूरी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा हमारा इंटरव्यू, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए जो टूल यूज करते हैं, वो जो टूल होता है वो कौन सा होता है, बेसिकली जो यूज किया जाता है वो कॉमनली इंटरव्यू। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अ नल हाइपोथेसिस इंडिकेट्स। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, है ना। नल है, नल का मतलब क्या होता है, शून्य या नगण्य, जिसका जीरो है वो, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्या ये नल हाइपोथेसिस, नेगेटिव रिलेशनशिप है, नो रिलेशनशिप है, या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। नल का मतलब जीरो, कुछ नहीं, हाइपोथेसिस मतलब रिलेशनशिप ही नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, नेगेटिव नहीं है, नल हाइपोथेसिस मतलब के दो वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। और नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन सो एंड सो वेरिएबल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस मींस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, एविडेंस का मतलब क्या होता है, साक्ष्य, सबूत, बेस्ड प्रैक्टिसेस, तो किसी साक्ष्य या किसी प्रूफ के ऊपर में जो भी प्रैक्टिस की जाती है उसका मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, परंपराओं के ऊपर में प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ओनली, जिस चीज का अनुभव है केवल उसी पर आपको काम करना, प्रैक्टिस बेस्ड ऑन रिसर्च एविडेंस, शोध के ऊपर मिले गए जो प्रूफ है, जो आपके पास सबूत है, साक्ष्य है, उनके ऊपर में काम करना, या प्रैक्टिस बेस्ड ऑन सीनियर ओपिनियन, कोई सीनियर ने आपको जो ओपिनियन दिया उसके ऊपर में काम करना। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, इसका जो सही जवाब जाएगा, जो रिसर्च एविडेंस आपको मिले हैं उनके ऊपर में यदि आप काम करते हैं, बहुत सारे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हमारे रोजमर्रा के हॉस्पिटल्स के कामों में चल रही है, जैसे हैंड हाइजीन है, वुंड केयर है, ठीक है, प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन है, जितनी भी चीजें आई हैं, जितनी भी चीजें हमको देखने को मिलती है, ये सब कहाँ से आई है, ये सब आई है प्रॉपर रिसर्च से, रिसर्च हुआ, रिसर्च में हमको एविडेंस मिला और उसके ऊपर में हम काम कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस मींस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच रिसर्च डिजाइन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कौन सा रिसर्च डिजाइन अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने वाला है, एक्सपेरिमेंटल करेगा, डिस्क्रिप्टिव करेगा, कोरिलेशनल करेगा, या क्वासी एक्सपेरिमेंटल करेगा, है ना।
एक्सपेरिमेंटल में क्या करना है, एक्सपेरिमेंट होता है, कोरिलेशन में रिलेशन करते हैं, कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है जो भी, कौन सी एक्सपेरिमेंटल में वेरिएबल्स में क्या करते हैं, मैनिपुलेशन, और उसके बाद में रिजल्ट आता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो एक्सप्लोरेटरी फॉर्म की रिसर्च होती है, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव जो रहती है, जो आपके पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे तरीके से क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करेगी, पूरी तरह से उनके लक्षणों को निकाल के लेकर आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 19, विच कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स इन रिसर्च, कौन सी जो कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जिस चीज को आप किसी के साथ में डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप उसको बना के रखेंगे, है ना। पब्लिशिंग पार्टिसिपेंट नेम, जो लोग आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट किए आप उनके नाम को पब्लिश करेंगे। जो डाटा आपको मिला है, जो आपको लोगों ने दिया है, आप वो डेटा को शेयर करेंगे किसी के साथ भी। प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेशन इन्फॉर्मेशन, या जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है आपके सैंपल से, आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे। या हाइडिंग रिसर्च रिजल्ट, या जो रिसर्च आपको मिला है आप पूरा रिसर्च के रिजल्ट को ही छुपा देंगे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि आप रिसर्च में जो भी आपको फाइंडिंग्स मिले हैं, आप उसको छुपाएंगे नहीं, आप उनको, आपका पर्पस ही है कि आपको न्यू नॉलेज को, न्यू एग्जिस्ट नॉलेज को लेकर आना, तो आपको तो वो तो बताना ही है। आप डेटा नहीं शेयर करेंगे, आप पार्टिसिपेंट्स के नाम नहीं बताएंगे, लेकिन क्या करेंगे आप, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, आप उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब जो रिसर्च में होता है वो ये होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मींस, कंसेंट हम सब पढ़ते आए, फर्स्ट ईयर से हमने पढ़ा है नर्सिंग फाउंडेशन में, ठीक है। तो कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या होता है नर्सिंग रिसर्च में, फोर्सिंग पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन, लोगों को जोर जबरदस्ती करके अपने रिसर्च पे ज्वाइन करने के लिए लाना। टेकिंग वर्बल परमिशन ओनली, लोगों से केवल मुंह जबानी या मुंह के मतलब वर्बली परमिशन ले लेना। प्रोवाइडिंग फुल इंफॉर्मेशन बिफोर पार्टिसिपेशन, लोगों को अपने रिसर्च में पार्टिसिपेट करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताना। या परमिशन गिवन बाय हॉस्पिटल अथॉरिटी, या हॉस्पिटल अथॉरिटी से परमिशन लेना, ये आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। तो सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो भी आपके पार्टिसिपेंट हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन, आप क्यों कर रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है, किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है। डी में है कि जरूरी नहीं है कि आपका सेटिंग हॉस्पिटल ही हो, आप कम्युनिटी में कर सकते हो, आप किसी भी अलग अलग एरियाज में जाकर अपना रिसर्च को कर सकते हो। तो परमिशन आप वहां के हायर अथॉरिटी से लोगे, जरूरी नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल में ही करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। सारी इंफॉर्मेशन बिफोर पार्टिसिपेशन आपको आपके जो भी आपका पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन, आपको उसको क्या करना, प्रोवाइड करना। तो दिस इज अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिसर्च के, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे तो हमारे कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। तो इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।